आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से संबंधित। चलिए उन चैप्टरों को हम पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम जरा पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पीतल तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए दही तथा खट्टे पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आपको मालूम है खट्टे पदार्थ कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल तांबे तथा पीतल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल तांबे तथा पीतल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। ये अभिक्रिया मैं आपको करा भी चुका हूँ। ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो अम्ल की जो अभिक्रियाएं थी मैं आपको बता चुका हूँ उसके अंदर। चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखना कि अगर अम्ल है HCl आपके पास, अगर तांबे से अभिक्रिया करता है, किससे? तांबे से, तो लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। तो ये लवण बन जाएगा CuCl2 प्लस H2। तो देखिए ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ये लवण है, इसने बताया क्या बनाते हैं, अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। तो ये आपका जो है लवण है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर पीतल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा। तो ये लवण विषैले होते हैं। कैसे होते हैं? विषैले, यानी कि विषयुक्त होते हैं, इनमें विष होता है, जहर जिसे बोलते हैं। इसलिए दही तथा खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, ठीक। तो वो जहर बन जाते हैं, इसीलिए नहीं रखनी चाहिए, ठीक। विषयुक्त हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं, इसीलिए नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी को समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। व्यंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध क्यों आती है? व्यंजक चूर्ण आपको मैंने पहले भी बताया था। व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वह होता है CaOCl2। ये व्यंजक चूर्ण है, इसमें क्लोरीन दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर ये अम्ल से अभिक्रिया करती है या किसी यहाँ पर ये बताएंगे, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड या वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस धीरे धीरे अपघटित करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है, और ये वायु से अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया करेंगे तो क्लोरीन गैस निकल जाती है। क्या निकल जाती है? क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए व्यंजक चूर्ण सदैव क्लोरीन की गंध इसलिए आती है क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे धीरे धीरे अपघटित करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है। क्या करती है? क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है। इसके साथ अगर वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है अभिक्रिया करा है तो धीरे धीरे ये क्या करेगी, इसको व्यंजक चूर्ण को अपघटित कर देगी और क्लोरीन गैस निकालेगी। क्या निकालेगी? क्लोरीन गैस निकालेगी। देखिए CaCO3 बन जाता है और Cl2 बन जाता है। तो ये धीरे धीरे क्या हो गई? क्लोरीन गैस क्या निकल गई आपकी? क्लोरीन गैस। तो धीरे धीरे अपघटित करके इसे क्या बना देती है? क्लोरीन गैस बना देती है। तो अपघटित करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है। इसीलिए क्या होता है, व्यंजक चूर्ण में सदैव कैसी गंध आती है बेटा? क्लोरीन की गंध आती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दैनिक जीवन में pH का महत्व। pH एक पैमाना है, मैंने बताया था आपको। 0 से लेकर 7 तक जो होते हैं अम्ल होते हैं और 7 उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 तक जो मान होते हैं वो अम्लीय क्षारीय होते हैं। मैंने आपको बताया था, सभी बच्चे ध्यान से देखना एक बार और। ये 0 है, यहाँ पर 7 है, ये 14 है आपका, और ये आपका अम्ल होते हैं, ये आपके क्षार होते हैं, और यह आपका उदासीन होता है। तो ये आपको बस समझना है। इसी तरीके से इसने बताया कि वो दैनिक जीवन में क्यों आवश्यक है pH महत्व। देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं 7 से लेकर 7.8 pH
परास के मध्य संपन्न होती हैं। मतलब इतना पीएच होगा हमारे शरीर के अंदर, जो क्रियाएं हैं वो 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के मध्य संपन्न होती है। मतलब पीएच का मान इतना होना चाहिए, 7.8 या 7 या 7.8, यानी उदासीन या वह थोड़ा सा उदासीन से थोड़ा सा ऊपर। ठीक, संपन्न होते हैं। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। जो आपके जीवित प्राणी हैं केवल किसमें, ये 7 से लेकर 7.8 परास में ही जीवित रह सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। जो आपके पौधे होते हैं, जो हमें फल और सब्जी देते हैं, उनका पीएच मान की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट, एक अलग ही पीएच मान की आवश्यकता होती है। यह विशिष्ट पीएच मान 5.6 से लेकर 7.5 तक की परास का होता है। मतलब 5.6 से लेकर 7.5 तक की परास, मतलब परास मतलब पास होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सेकंड पॉइंट था ये आपका यहाँ पे। ठीक, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। विरंजक चूर्ण है आपके पास CaOCl2, यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। देखिए CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। वैसे तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, आप सभी को मालूम है। तो इसका नाम वैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसे पढ़ सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। क्या है ये, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा क्या है। एसिड रेन, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। 5.6 से अगर पीएच मान कम आता है जब वर्षा जल जो होती है उसका, तो यह अम्ल वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है ये, अम्ल वर्षा कहलाती है। समझ में आ रहा है सभी को। अगर 5.6 से कम है पीएच मान, जो वर्षा हो रही है उस जल का मान, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अम्ल वर्षा कहलाती है। वो क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारे शरीर में उपस्थित कठोरतम पदार्थ का नाम बताइए। देखिए दंतवलक। देखिए दंतवलक मतलब दांत, जैसे इनेमल, जो कैल्शियम फास्फेट से बनता है। ये एक अत्यंत कठोर पदार्थ है, सभी को मालूम है। ठीक, इसके बाद अगला है, दांत के अवक्षय का क्या कारण है। दांत जो गिरते हैं उसका क्या कारण है। देखिए जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत अवक्षेप होने लगते हैं, यानी गिरने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा, वाशिंग सोडा के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के नाम बताइए। देखिए वाशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा, उसके निर्माण में कच्चे पदार्थों के नाम बताने हैं। तो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऐसे पदार्थ हैं, कच्चे पदार्थ, जिनसे क्या होता है, आपका वाशिंग सोडा का निर्माण होता है, यानी कि धावन सोडा का निर्माण होता है। जो धावन सोडा के निर्माण की मैंने आपको विधि पढ़ाई है, उसमें आप देखिएगा तो आपको दिख जाएंगे तीनों। ठीक, सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता से आप क्या समझते हैं कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता, ठीक, क्या समझते हैं। देखिए अम्ल अथवा क्षारकों के आयनन की मात्रा उनकी प्रबलता कहलाती है। आयनन की मात्रा मतलब वियोजन की मात्रा, वियोजन मतलब टूटना। अगर वो जितनी जल्दी आयन बनाते हैं, H पॉजिटिव और OH निगेटिव, आपको मालूम है अम्ल H पॉजिटिव देते हैं और क्षार जो हैं OH निगेटिव देते हैं, तो आयनन की मात्रा जितनी जल्दी देंगे वो तो प्रबल कहलाएंगे, और जो धीरे धीरे देते हैं आयन, जिनका आयनन धीरे धीरे होता है, वो दुर्बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल कहलाते हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। अम्ल अथवा क्षारकों के आयनन की मात्रा उनकी प्रबलता कहलाती है। जिन अम्लों तथा क्षारकों के आयनन की मात्रा अधिक होती है, आयनन की मात्रा अधिक होगी, मतलब एक आयनन स्पीड से हो जाए, ठीक, जल्दी से जल्दी हो जाए, आयनन की मात्रा अधिक है, उन्हें क्रमशः प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक कहते हैं। इसी प्रकार जिन अम्लों की तथा क्षारकों के आयनन की मात्रा कम होती है, यानी कि जो धीरे धीरे टूटते हैं, उन्हें क्रमशः दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आप सभी को।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उत्फुल्लन क्या होता है? ये एक ऐसे यौगिक का नाम लिखिए जो उत्फुल्लन प्रदर्शित करता है। देखिए उत्फुल्लन क्या होता है, उत्फुल्लन क्या होता है और एक ऐसे यौगिक का नाम बताना है जो उत्फुल्लन प्रदर्शित करता है। देखिए उत्फुल्लन क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने फिटकरी का सूत्र पढ़ा, फिटकरी का सूत्र क्या होता है आप सभी को मालूम है। फिटकरी का सूत्र होता है, आप सभी ने पढ़ा था, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये फिटकरी होता है। धावन सोडा का आपने सूत्र पढ़ा था, Na2CO3 डॉट 10H2 पढ़ा था, आणविक सूत्र। तो आपको ये जल के जो अणु दिखाई देते हैं, ठीक, वायु में रखने पर ऐसे यौगिक जिनको वायु में रखने पर क्रिस्टलन जल के अणु जो निकल जाते हैं, यानी कि जल के अणु जो निकल जाए, जल जो निकल जाए, 24H2O निकल जाए, 10H2O निकल जाए, तो ये क्रिया उत्फुल्लन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये उत्फुल्लन कहलाती है। सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए किसी क्रिस्टलन यौगिक को वायु में रखने पर क्रिस्टलन जल के अणुओं के निकलने की घटना को उत्फुल्लन कहते हैं। मतलब जल के जो अणु हैं वो निकल जाएं, उत्फुल्लन कहते हैं। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट उत्फुल्लन प्रदर्शित करते हैं, उत्फुल्लन प्रदर्शित करता है। देखिए ये आपका जल के अणु है, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट ये हो गया, डेका मतलब 10 हो गया और हाइड्रेट मतलब जल होता है, ठीक है। तो वायु में रखने पर देखिए क्या हुआ, 9 जल के अणु निकल गए। कितने निकल गए? 9 जल के अणु निकल गए। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बचा। मोनो मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट ये है। मोनो मतलब होता है कि एक, हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब H2O, एक H2O। तो ये आपका क्या है? उत्फुल्लन क्रिया है। क्या है ये? उत्फुल्लन क्रिया है। सभी को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को हमें उदाहरण सहित समझाना है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। क्या है प्रबल अम्ल? देखिए वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव तथा ऋणायनों में पूर्णतः वियोजित हो जाता है। मतलब पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए H पॉजिटिव में और ऋणायनों में, ठीक। अम्ल क्या देते हैं? H पॉजिटिव देते हैं। H पॉजिटिव और ऋणायनों में पूर्ण तरीके से वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, पूरे टूट जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है, HNO3 है तथा H2SO4 है। दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। देखिए दुर्बल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव तथा ऋणायनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। मतलब आंशिक रूप से मतलब बहुत कम रूप से टूटते हैं, ठीक। वियोजित मतलब टूटना, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3 COOH H2CO3, ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका कार्बोनिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड है, ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा जो सब आपको समझ में आ ही गया होगा, ये क्वेश्चन देखिए एक बार और हम समझा देते हैं फिर भी। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि जो पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, यानी कि उनका आयनन अच्छी तरीके से हो जाता है, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जिनका आयनन अच्छी तरीके से नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। H पॉजिटिव तो देते ही देते हैं, लेकिन ऋणायनों में आंशिक रूप से टूटते हैं। H पॉजिटिव तथा ऋणायनों में आंशिक रूप से टूटना मतलब कम टूटना, और ये क्या है? पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, तो वो प्रबल कहलाते हैं। और जो आयन मतलब आंशिक रूप से टूटते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे आपका प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षारक की परिभाषा होगी। देखिए प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार को उदाहरण से समझाइए। देखिए प्रबल क्षार वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। मतलब क्षार जो होते हैं वो OH नेगेटिव देते हैं। क्षार क्या होते हैं? OH नेगेटिव देते हैं। वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। मतलब OH नेगेटिव और धन आयनों में तो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं, वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रबल क्षार कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, और जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो प्रबल क्षार के एग्जाम्पल देखिए क्या? NaOH तथा KOH। दुर्बल क्षार के NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सभी को समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक, वैसे इजी टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर से संबंधित, और चैप्टर ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। ठीक, सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हमारा इस चैप्टर से संबंधित लास्ट 2 टॉपिक रह गए हैं। आज हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर से ख़त्म हो चुके हैं। कुछ रिएक्शंस, हमारी अभिक्रियाएं बाकी रह गई हैं जो अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, और वही हमारा लास्ट टॉपिक होगा और हमारा चैप्टर भी वहीं समाप्त होगा। अगर सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगती है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई बच्चा, किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछें बेटा। ठीक, और बाकी तो आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।